हेलो एवरीवन, वेलकम टू समता एजुकेशन ट्रस्ट। दिस इज नीलम, योर मेंटर फॉर इंग्लिश, एंड आज हम बात करने वाले हैं प्रीपोजिशन की। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। तो बात करें अगर प्रीपोजिशन की, तो प्रीपोजिशन ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले लिखा जाता है, जो नाउन या प्रोनाउन के पहले प्लेस किया जाता है, एंड वो हमें किसी किसी डायरेक्शन, किसी कोई मेथड या किसी प्लेस या सोर्स के बारे में इंडिकेट करता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, द प्रीपोजिशन में ज्वाइन वन नाउन टू अनादर, मतलब प्रीपोजिशन एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ने का भी काम करता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे रीचा, रीचा एक नाउन है। एंड यहाँ पर देखेंगे किचन, तो किचन भी एक नाउन है। एंड इस रीचा एंड इस किचन को जो कनेक्ट कर रहा है प्रीपोजिशन, ये है यहाँ पर इन। देन सेकेंड एग्जाम्पल अगर देखे, इट में ज्वाइन नाउन टू अ वर्ब, मतलब प्रीपोजिशन ऐसा वर्ड है जो नाउन को वर्ब से भी जोड़ता है, वर्ब से भी कनेक्ट करता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे स्लीप यहाँ पर वर्ब है एंड स्टेयर्स यहाँ पर नाउन है, एंड दोनों जो वर्ब एंड नाउन है उन्हें कनेक्ट कौन सा वर्ड कर रहा है यहाँ पर? ऑफ। तो ऑफ यहाँ पर क्या है? प्रीपोजिशन है जो वर्ब एंड नाउन को कनेक्ट कर रहा है। देन थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे, इट में ज्वाइन नाउन टू एन एडजेक्टिव, कि वो नाउन से एडजेक्टिव को भी कनेक्ट करता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे प्राउड, तो प्राउड यहाँ पर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड कंट्री यहाँ पर क्या है? नाउन है। तो ये कंट्री और नाउन को जो जोड़ने का काम कर रहा है, कनेक्ट करने का काम कर रहा है, ये है ऑफ, जो कि यहाँ पर एक प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस कुछ कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस, ऐसी प्रीपोजिशंस जिनमें हमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है, तो वो देख लेते हैं। सो फर्स्ट है एट, इन एंड ऑन। तो यहाँ पर देखिए एट की अगर बात करें तो एट का यूज हम करते हैं स्पेसिफिक टाइम बताने के लिए। जैसे मैंने कहा एट 4 o'clock या एट 7 o'clock, तो ये हमें स्पेसिफिक टाइम के बारे में बताता है, 4 o'clock 7 o'clock। देन बात करें इन की, तो इन हमें बताता है मंथ, ईयर या सेंचुरी के बारे में। जैसे इन जुलाई, तो ये हमें मंथ के बारे में बता रहा है। इन 2020, ये हमें ईयर के बारे में बता रहा है। इन 21st सेंचुरी, तो ये हमें सेंचुरी के बारे में बता रहा है। तो इन हमें मंथ, ईयर, सेंचुरी के बारे में बताता है। देन बात करें ऑन, तो ऑन का यूज हम करते हैं डेज बताने के लिए एंड डेट्स बताने के लिए। डेज जैसे कि ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। डेट्स की बात करें तो जैसे कि ऑन 25 अगस्त, ऑन 13 जुलाई, इस तरीके से। आई होप तीनों में डिफरेंस क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं इन और इनटू। तो जब बात करते हैं इन और इनटू की, तो इन हमें पोजीशन बताता है किसी पर्सन की या किसी चीज की, एंड इनटू हमें बताता है मूवमेंट एंड एंट्रेंस। मतलब होता है कि किसी कोई प्लेस से किसी दूसरे प्लेस में जब हमारी एंट्री होती है, या किसी एक मीडियम से हमारा दूसरे मीडियम में मूवमेंट होता है, तब हम यूज करते हैं इस इनटू का। फॉर एग्जाम्पल, the students are in the class, the students are in the class। and into की अगर बात करें, the students came into the classroom, the students came into the classroom। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये स्टूडेंट्स की पोजीशन बता रहा है कि स्टूडेंट जो है ये क्लास में है। एंड यहाँ पर इनटू का यूज अगर देखेंगे, तो यहाँ बोला जा रहा है द स्टूडेंट्स केम इनटू द क्लासरूम, मतलब कि स्टूडेंट्स बाहर थे एंड बाहर से क्लासरूम में एंट्री हुई है, मतलब यहाँ पर मूवमेंट की बात हो रही है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब मूवमेंट होता है तब हम इनटू का यूज करते हैं, एंड जब पोजीशन बताना होता है तब हम इनका यूज करते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर सेम मीडियम में मूवमेंट हो रही है, सेम मीडियम में मूवमेंट होती है, तब भी हम यूज करते हैं इनका। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग इज रनिंग इन द रूम, द डॉग इज रनिंग इन द रूम।
तो मतलब हमने देखा कि ये जो डॉग जो रन कर रहा है उसी रूम में रन कर रहा है, मतलब कि मीडियम सेम है। लेकिन अगर मैंने कहा द डॉग jumped into द रिवर, तो यहाँ पर देखेंगे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री हो रही है। द डॉग जम्प्ड इनटू द रिवर, डॉग पहले कहाँ था, बाहर था, तो मीडियम कुछ अलग था। रिवर एक पर्टिकुलर एनक्लोज एरिया होता है, तो यहाँ पर ये जो मीडियम है ये चेंज है, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री हो रही है तब इनटू का यूज करते हैं, एंड सेम मीडियम में अगर मूवमेंट हो रही है तब इन का यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम इन और इनटू का यूज किया जाता है या करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अंडर एंड बिलो। अब अगर हिंदी में बात करें तो अंडर मतलब होता है नीचे एंड बिलो मतलब भी नीचे होता है, लेकिन अंडर का यूज किया जाता है कॉन्टैक्ट डिनोट करने के लिए कि एक के नीचे एक कोई चीज रखी हुई है एंड दोनों चीजों में कॉन्टैक्ट है, तब हम यूज करते हैं अंडर का। लेकिन एक के नीचे एक कोई चीज है लेकिन दोनों चीजों में क्या है, स्पेस है, स्पेस बिटवीन टू, इट इज TWO2, स्पेस बिटवीन टू थिंग्स, तब हम यूज करते हैं बिलो का। फॉर एग्जाम्पल she kept money under the bed, she kept money under the bed। अब बेड के नीचे मनी रखा है, तो यहाँ पर मनी और बेड में ऑब्वियसली क्या है, कॉन्टैक्ट है, इसलिए हमने यूज किया यहाँ अंडर। अगर हम यहाँ पर अंडर के बजाय बिलो यूज कर दे तो ये यूज बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मनी एंड कॉन्टैक्ट में क्या है, मनी और बेड में क्या है, कॉन्टैक्ट है। देन बिलो की अगर बात करें तो बिलो का यूज करते हैं दो चीजों में जब स्पेस होती है तब। फॉर एग्जाम्पल दे प्लेस्ड द लैम्प बिलो द टेबल, दे प्लेस्ड द लैम्प बिलो द टेबल, तो टेबल के नीचे लैम्प रखा हुआ है, सपोज ये एक टेबल है एंड लैम्प यहाँ पर रखा हुआ है कुछ, ओके तो यहाँ पर इस टेबल में और इस लैम्प में बीच में क्या है, स्पेस है, इसलिए हमने यहाँ क्या यूज किया, बिलो का यूज किया है, क्योंकि दोनों में कॉन्टैक्ट नहीं है। आई रिपीट, अंडर एंड बिलो दोनों का मतलब होता है नीचे, बट जब दोनों चीजों में कॉन्टैक्ट हो तब हम यूज करेंगे अंडर का, एंड दोनों चीजों में स्पेस है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, तब हम यूज करते हैं बिलो का। देन नेक्स्ट इज बिटवीन एंड अमोंग। अब बिटवीन एंड अमोंग दोनों की अगर बात करें तो दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम होता है, इन द मिडल ऑफ। दोनों का मीनिंग क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है, दोनों का मीनिंग होता है इन द मिडल ऑफ, मतलब के बीच में। तो यहाँ पर देखेंगे बिटवीन कब, जब टू पर्सन और थिंग्स के बीच में, सिर्फ दो पर्सन की बात कर रहे हो या दो चीजों के बीच की बात कर रहे हैं तब हम यूज करते हैं बिटवीन। एंड अमंग का यूज करते हैं जब मोर देन टू पर्सन हो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में अगर हमें कहना है तब हम अमंग का यूज करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल distribute these notes between राम एंड करण। एंड यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की बात करें, डिस्ट्रीब्यूट these notes among the students। ओके तो यहाँ पर देखेंगे डिस्ट्रीब्यूट दिस नोट्स बिटवीन राम एंड करण, मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कितने, दो लोगों की बात की जा रही है, ये फर्स्ट पर्सन एंड ये सेकंड है, तो सिर्फ जब दो लोगों के बीच की बात करेंगे तब हम यूज करते हैं बिटवीन का। लेकिन यहाँ पर देखेंगे डिस्ट्रीब्यूट दिस नोट्स अमंग द स्टूडेंट, तो अमंग का यूज क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है ये कितने हैं, मोर देन टू, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है वो मोर देन टू है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर अमंग का। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं बिसाइड एंड बिसाइड्स। अब ये लगता बिल्कुल सेम है, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है बिसाइड का प्लूरल हो जाएगा ये बिसाइड्स, तो ये बिल्कुल गलत होता है। बिसाइड और बिसाइड्स दोनों प्रीपोजिशंस होती है जो पोजीशन बताती है।
तो यहाँ पर ये जो बिसाइड होता है इसका मीनिंग होता है बाय द साइड ऑफ। बाय द साइड ऑफ मतलब क्या होता है, हिंदी में अगर बोले तो बाजू में। जैसे मैंने कहा गो एंड सिट beside him, go and sit beside him। तो जाओ, जाके उसके बाजू में बैठ जाओ। तो इसका मतलब होता है बाय द साइड ऑफ या बाजू में। लेकिन बिसाइड्स का मतलब होता है हिंदी में अगर बात करें तो के अलावा। के अलावा मतलब इन एडिशन टू। फॉर एग्जाम्पल बिसाइड्स स्टडिंग he is also working somewhere। he is also working somewhere। okay, besides studying he is also working somewhere मतलब पढ़ाई करने के अलावा वो काम भी करता है। तो इसका मतलब होता है in addition to, है ना, in addition to studying he is also working। नेक्स्ट देखते हैं from and between। तो ये जो from होता है, from का यूज हम करते हैं to के साथ, till के साथ एंड until के साथ। एंड between का यूज किया जाता है सिर्फ और सिर्फ and के साथ। फॉर एग्जाम्पल he works in the office from 10 to 5। फ्रॉम 10 to 5। तो यहाँ हमने देखा फ्रॉम आया है और जो कि प्रीपोजिशन टू के साथ यूज किया जा रहा है। लेकिन जब भी बिटवीन का यूज होगा, बिटवीन के साथ हमेशा एंड का यूज होगा। जैसे कि द रिसेप्शन, ओके, इट इज अ रिसेप्शन। द रिसेप्शन will be held between 5 p.m. and 9 p.m। तो यहाँ पर ये between का यूज किया है, इसीलिए हमने क्या यूज किया एंड। ये एंड मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, सॉरी। ओके, तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, एंड का। आई होप क्लियर है। ये छोटी छोटी चीज है, लेकिन जब एग्जाम में इस पर क्वेश्चन अराइज होता है तो हमें समझ में नहीं आती, इसलिए इन्हें रिवाइज करना, समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज बिफोर एंड एगो। तो बात करें बिफोर एंड एगो, तो ये तो सभी को पता भी होगा। बिफोर जो होता है ये प्रीसीडिंग एक्शन बताता है, ऐसी एक्शन जो पहले हो चुकी है। एंड एगो जो होता है ये पास्ट के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल शी हैड लेफ्ट इंडिया बिफोर शी was married। okay, she had left India before she was married। तो यहाँ पर प्रीसीडिंग एक्शन कौन सी है, इंडिया लेफ्ट करने की, कि मैरिज से पहले ही उसने इंडिया छोड़ दिया था। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने जो बिफोर का यूज किया इस प्रीसीडिंग एक्शन को डिनोट करने के लिए, कि जो एक्शन पहले हो चुकी थी। ओके, देन एगो की बात करें तो एगो हमें पास्ट एक्शन बताता है। फॉर एग्जाम्पल she left India 2 days ago। she left India 2 days ago। तो यहाँ पर हमें ये पास्ट के बारे में बता रहा है कि 2 दिन पहले ही वो इंडिया छोड़ चुकी है। तो इस तरीके से देन बिफोर का यूज हम एगो की जगह भी यहाँ भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम ऐसा यूज करते she left India 2 days before, तो भी ये सही होता। लेकिन एगो का यूज बिफोर की प्लेस पे नहीं होगा। जब हमें प्रीसीडिंग एक्शन बतानी है, ऐसी एक्शन जो पहले हो गई है, तब हम उसके लिए हमेशा और हमेशा बिफोर का यूज करेंगे। लेकिन हम एगो की प्लेस पर यहाँ पर बिफोर का यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ऑन एंड अपॉन। अब यहाँ पर देखिए ऑन का यूज किया जाता है पोजीशन बताने के लिए, एंड अपॉन का यूज किया जाता है मूवमेंट बताने के लिए। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। तो यहाँ पर पोजीशन बता रहा है ये ऑन, कि बुक कहाँ पर है, टेबल पर है। एग्जाम्पल अपॉन का देखते हैं। ही थ्रेव द बुक अपॉन द टेबल। तो यहाँ पर क्या है, मूवमेंट हो रही है
कि उसने बुक थ्रो किया, उसने बुक फेंका, तो यहाँ पर ये थ्रू मूवमेंट हो रही है, इसलिए हमने क्या यूज किया, इस मूवमेंट को बताने के लिए अपॉन का यूज किया। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन, इन्हें हम कहते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशंस। अब ये फिक्स प्रीपोजिशंस क्यों, क्योंकि जैसे अगर बात करें एब्सॉल्व, तो एब्सॉल्व के साथ या तो ऑफ प्रीपोजिशन आएगा या तो फ्रॉम, इसके अलावा कभी भी एब्सॉल्व टू या एब्सॉल्व इन, इसके साथ कोई दूसरी प्रीपोजिशन नहीं आ सकती। जैसे सेकंड देख रहे हो एक्विट ऑफ, तो एक्विट के साथ हमेशा ये ऑफ ही प्रीपोजिशन आएगा। जैसे यहाँ एक्यूज के साथ हमेशा ऑफ ही आएगा, एसिड के साथ हमेशा टू ही आएगी। तो ये जो प्रीपोजिशंस होती है ये इन सब वर्ब से ये एंड इन वर्ब्स के साथ हमेशा फिक्स होती है, तो इन्हें हम कहते हैं फिक्स प्रीपोजिशंस। एंड एग्जाम में अगर एरर बनता है तो ये इस फिक्स प्रीपोजिशन का ही एरर बनता है अगर कोई प्रीपोजिशन का क्वेश्चन अराइज होता है एग्जाम में। सो लेट्स डिस्कस। फर्स्ट है एब्सॉल्व ऑफ या एब्सॉल्व फ्रॉम, मतलब होता है डिक्लेयर फ्री फ्रॉम गिल्ट, प्रॉमिस और ड्यूटी, कि अगर आपने कोई गलती हो गई है, कोई प्रॉमिस कर दिया है किसी को, उससे अगर फ्री कर दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं एब्सॉल्व ऑफ या एब्सॉल्व फ्रॉम। जैसे ही वॉज एब्सॉल्व, सॉरी आई वॉज एब्सॉल्व हिम फ्रॉम हिज प्रॉमिस, तो यहाँ पर देखेंगे एब्सॉल्व आया है एंड एब्सॉल्व के साथ फ्रॉम। अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के प्रेजेंट के होने की वजह से जो प्रीपोजिशन था ये ऑब्जेक्ट के बाद हमने प्लेस किया है, जो एब्सॉल्व के साथ आना चाहिए। ओके, तो मैंने उसे उसके प्रॉमिस से क्या कर दिया, फ्री कर दिया, मुक्त कर दिया। देन नेक्स्ट इज एक्विट ऑफ, एंड एक्विट के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन ही आता है। इसका मतलब होता है कि किसी को कोई चार्ज से मुक्त कर देना, कोई गुनाह से मुक्त कर देना। अगर कोई पर्सन है जो गिल्टी पाया गया है किसी चीज में, किसी क्राइम में, तो उससे उसे मुक्त कर देना, फ्री कर देना। जैसे ही वॉज एक्विटेड, एंड एक्विटेड के साथ हमने देखा हमेशा ऑफ ही आएगा, ऑफ ऑल द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट हिम, कि जितने भी चार्जेस उसके अगेंस्ट लगे थे उससे उसे मुक्त या बरी कर दिया गया है। नेक्स्ट इज एक्यूज ऑफ, एंड अक्यूज ऑफ का मतलब होता है टू ब्लेम समवन फॉर अ क्राइम और रॉन्ग डूइंग, मतलब कि किसी को दोषी करार देना, मतलब किसी को ब्लेम करना किसी क्राइम के लिए, कोई मर्डर हो गया है, कोई चोरी हो गई है, तो इस तरीके से अगर किसी को हम उस चीज के लिए ब्लेम करते हैं उसे हम कहते हैं एक्यूज ऑफ। जैसे शी एक्यूज मी ऑफ स्टीलिंग हर हैंडबैग, तो उसने मुझ पर अपनी चोरी का इल्जाम लगाया, स्टीलिंग का। ओके, देन नेक्स्ट इज एसिड टू। एसिड टू मतलब होता है टू एक्सेप्ट अ रिक्वेस्ट और प्रपोजल, कोई आपको कोई प्रपोजल दे रहा है किसी चीज का, कोई बिजनेस का या किसी भी चीज का, या कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसे एक्सेप्ट कर लेना, इसे हम कहते हैं एसिड टू, और एसिड के साथ हमेशा टू आएगा। ही एसिडेड टू माई रिक्वेस्ट। नेक्स्ट इज एक्सेस टू। एक्सेस टू मतलब क्या होता है, किसी चीज तक पहुंच पाना, किसी चीज तक अप्रोच कर पाना, इसे हम कहते हैं एक्सेस टू। जैसे आई हैव नो एक्सेस टू प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ एक्सेस के साथ हमेशा टू आएगा। एंड मैं मतलब मेरे पास कोई तरीका नहीं है कि मैं प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच पाऊँ, या मैं नहीं पहुंच पा रही हूँ, अप्रोच नहीं कर पा रही हूँ। इस तरीके से इस एग्जाम्पल का सेंस बनेगा, मीनिंग बनेगा। नेक्स्ट इज अडियर टू। अडियर टू मतलब होता है स्टिक टू, किसी चीज को स्टिक रहना, मतलब कि किसी चीज को मानना बोल सकते हैं। वी डिसाइडेड टू अडियर टू द रूल्स ऑफ द टीम, कि हमने डिसाइड कर लिया है कि हम जो भी रूल्स है उससे हम फॉलो करेंगे, उसे हम मानेंगे। नेक्स्ट इज अप्रूव ऑफ। अप्रूव ऑफ मतलब क्या होता है, गिव वंस अप्रूवल, किसी को अप्रूवल दे देना किसी चीज का। जैसे शीतल अप्रूव्ड ऑफ माय प्रपोजल इन नो टाइम, कि मेरे जो प्रपोजल को उसने बहुत जल्दी से अप्रूव कर दिया, और आपको पता भी होगा अप्रूव का मीनिंग। तो अप्रूव के साथ हमेशा क्या आएगा, ऑफ। देन एसेंट टू। एसेंट टू मतलब ऑफिशियल एग्रीमेंट, ऑफिशियल कोई एग्रीमेंट है, कोई बिजनेस का एग्रीमेंट है, उसे अगर हम एग्री कर देते हैं उसके लिए, तो उसे हम कहते हैं एसेंट टू। जैसे द प्रेसिडेंट हैज गिवन एसेंट टू द बिल। नेक्स्ट है एक्वेंट विथ। एक्वेंट विथ का मतलब होता है फैमिलियर विथ, किसी चीज से फैमिलियर होना, किसी चीज की किसी पर्सन या किसी चीज की जानकारी होना, उसे हम कहते हैं एक्वेंट विथ। आई एम नॉट एक्वेंट विथ दिस गर्ल, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल।
कि मैं इसे पहचानता नहीं हूँ, मैं इस लड़की से फेमिलियर नहीं हूँ, मेरी इससे जान पहचान नहीं है। नेक्स्ट इज एडिक्टेड टू, एंड एडिक्टेड टू का सभी को पता होगा, किसी चीज की आदत होना, किसी किसी हार्मफुल चीज की, डेंजरस चीज की, ऐसी चीज जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है हेल्थ के लिए, उसे हम कहते हैं एडिक्टेड टू। जैसे ही इज एडिक्टेड टू अल्कोहल, तो एडिक्टेड के साथ हमेशा आएगा टू। नेक्स्ट है गाइस एश्योर्ड ऑफ। एश्योर्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज के बारे में पॉजिटिव थॉट होना। जैसे आई एम एश्योर्ड ऑफ हिज हेल्प इन द नीड, कि मैं उसे, उसकी जब जब भी उसको जरूरत पड़ेगी मैं उसे हमेशा उसकी मदद करूंगा। नेक्स्ट इज अवेल ऑफ। अवेल ऑफ मतलब टेक एडवांटेज ऑफ, किसी चीज का फायदा उठाना। अवेल का मतलब ही होता है किसी चीज का, किसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना। शिवानी अवेल्ड हरसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड गॉट सक्सेस, उसने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया एंड उसे सक्सेस मिल गया। अगेन यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आया है, इसलिए इस वर्ब के बाद पहले ऑब्जेक्ट आएगा एंड देन इसका प्रीपोजिशन आएगा। हमेशा याद रखना है गाइस, अवेल्ड के बाद हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन आता है। जैसे एग्जाम में गलत कैसे आ जाएगा, शिवानी अवेल्ड हरसेल्फ टू दिस अपॉर्चुनिटी एंड गॉट सक्सेस, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, टू नहीं आएगा यहाँ पर, इस तरीके का एरर, क्योंकि अवेल के साथ हमेशा क्या होना चाहिए, ऑफ। तो इस तरीके का एरर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट इज aloof from। aloof from मतलब की फ्रॉम। की फ्रॉम मतलब होता है दूरी बनाए रखना, किसी से दूरी बनाए रखना, दूर रहना। ओके जैसे कीप aloof from बैड पीपल, कि बैड खराब लोगों से हमें हमेशा दूरी बनाए रखनी चाहिए। देन नेक्स्ट इज अबाइड बाय। अबाइड बाय मतलब होता है कॉम्प्लाई विथ, मतलब कि पालन करना, फॉलो करना रूल्स को, रेगुलेशंस को। ये किसी ने आपको कोई सजेशन दिया है, कोई एडवाइस दी है, उसे भी फॉलो करना, ये भी अबाइड बाय ही होता है। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, यू शुड अबाइड बाय द रूल्स लेट डाउन बाय द कमिटी, कि हमेशा आपको जो भी रूल्स कमिटी ने बनाए हैं उसे उन्हें क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, उनका आपको हमेशा पालन करना चाहिए। देन नेक्स्ट देखते हैं एडमिट टू। एडमिट टू मतलब होता है एडमिशन, है ना, किसी इंस्टीट्यूशन में, कॉलेज में, स्कूल में। जैसे रोहित वॉज एडमिटेड टू, तो हमेशा एडमिटेड के साथ हमेशा क्या आएगा, टू द स्कूल ऑन मेरिट। देन आंसर फॉर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर फॉर मतलब होता है किसी चीज का एक्सप्लेनेशन देना, या हमें किसी चीज का एक्सप्लेनेशन देने के लिए कहा जा रहा है, या वो ऐसी कोई चीज जो हमारे अंडर थी, जो हमें सब सारी चीज पता है और उस चीज का एक्सप्लेनेशन हमें देना है, तो उनसे कहा जाता है आंसर फॉर। यू विल हैव टू आंसर फॉर योर मिसडीड्स, मतलब कि आपने जो भी गलतियां, जो भी गलत चीजें की है, उसका आंसर, उसका एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर मतलब भी होता है एक्सप्लेनेशन देना किसी चीज का। जैसे कि यू शुड अकाउंट फॉर योर एब्सेंस फ्रॉम द ऑफिस, तो अकाउंट के साथ हमेशा क्या आएगा, फॉर। देन नेक्स्ट इज एफिलिएटेड टू। एफिलिएटेड टू मतलब क्या होता है, ऑफिशियली कनेक्ट होना। ऑफिशियली कनेक्ट अगर होते हैं हम किसी इंस्टीट्यूशन से, किसी यूनिवर्सिटी से, उसे हम कहते हैं एफिलिएट। जैसे लेडी श्री राम कॉलेज इज एफिलिएटेड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, की ये जो कॉलेज है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से ऑफिशियली कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हमेशा याद रखना है एफिलिएटेड के बाद क्या आएगा, टू आएगा। अगर वो किसी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से कनेक्टेड है तब आता है एफिलिएटेड टू। देन नेक्स्ट इज अटेंड टू। अटेंड टू मतलब पे अटेंशन टू, किसी के तरफ अटेंशन पे करना, ध्यान देना। He did not attend to what his mother advised him, कि जो भी उसकी मम्मी ने कहा उसने उस पर अटेंशन पे नहीं किया, ठीक से बात नहीं सुनी। तो यहाँ देखेंगे अटेंड के साथ हमेशा टू आएगा। नेक्स्ट इज एग्री विथ। एग्री विथ मतलब होता है किसी पर्सन से सहमत होना, एग्री होना। आई डू नॉट एग्री विथ यू, तो अगर हमेशा याद रखना जब पर्सन की बात होती है ना, तो पर्सन के लिए ये एग्री विथ होता है, क्योंकि अगर कोई प्रपोजल है, कोई रिक्वेस्ट है, तब एग्री टू आता है। लेकिन यहाँ पर्सन से अगर एग्री हो, किसी पर्सन का मेंशन है, जैसे यहाँ पर देखेंगे इस पर्सन की बारे में बात की जा रही है कि मैं इस पर्सन से एग्री नहीं हूँ, यू मतलब कोई पर्सन, इसलिए यहाँ पर विथ आया है।
जैसे यहाँ देखेंगे एग्री टू, तो एग्री टू मतलब व्यूज, यहाँ पर दिया है व्यूज। अगर कोई किसी के कोई व्यूज या किसी की कोई थिंकिंग, सोच से अगर आप एग्री हो तब आप एग्री टू कहते हैं। जैसे ही एग्री टू ऑल माई व्यूज बट हिज सिस्टर डिड नॉट, तो एग्री टू कब, जब हम बात कर रहे हैं व्यूज की, कि उसके व्यूज से मेरे व्यूज मिलते हैं, एग्री करती हूँ मैं, इस तरीके से। देन एफ्लिक्टेड विथ, एफ्लिक्टेड विथ मतलब कि कोई डिसीज, कोई प्रॉब्लम या मेंटल ट्रबल से सफर करना। जैसे इंडिया इज एफ्लिक्टेड विथ एक्सट्रीम पॉवर्टी, कि इंडिया जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी से क्या है, अफेक्टेड है या सफर कर रही है। ओके, कोई डिसीज हो या कोई प्रॉब्लम हो या कोई मेंटल ट्रबल हो, सभी के लिए हम यूज करते हैं विथ का। देन नेक्स्ट इज एक्ट अपॉन, एक्ट अपॉन मतलब होता है कॉम्प्लाई विथ, कॉम्प्लाई विथ मतलब अगेन पालन करना, के अकॉर्डिंग, के अनुसार काम करना। जैसे ऑलवेज एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ योर एल्डर्स, कि जो भी आपके एल्डर्स एडवाइस देते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना चाहिए। तो एक्ट के साथ हमेशा क्या आएगा, अपॉन। देन नेक्स्ट इज अडेप्ट टू, अडेप्ट टू मतलब मेक सुटेबल, खुद को उस चीज के लिए सुटेबल बना देना। जैसे यू मस्ट अडेप्ट योर सेल्फ टू न्यू सिचुएशन, तो यहाँ पर अडेप्ट एंड यहाँ पर टू, अगेन ये योर सेल्फ ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर देखेंगे यू मस्ट अडेप्ट योर सेल्फ टू न्यू सिचुएशन टू सक्सेड इन लाइफ, कि हमेशा आपको न्यू सिचुएशंस के लिए क्या होना चाहिए, सुटेबल बन जाना चाहिए, उस तरीके का बन जाना चाहिए। मतलब आपको हर सिचुएशन को फेस करने के लिए फ्लेक्सिबल बन जाना चाहिए उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। देन नेक्स्ट इज अकस्टम टू, एंड अकस्टम टू ये इंपॉर्टेंट फ्रेज है जो वर्ब में भी पढ़ा था। एंड वर्ब में हमने देखा था अकस्टम टू के बाद हमेशा यूज होता है जेरेंड का, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आती है। ये हमने वर्ब में पढ़ा था, यहाँ नहीं, जस्ट मैं आपको एक रिवाइज करवा रही हूँ। जैसे अकस्टम टू मतलब किसी चीज की आदत हो जाना, हैबिट या हैबिचुअल हो जाना। आई एम अकस्टम टू ईटिंग फ्रूट, सो अकस्टम के साथ हमेशा ये टू आएगा, ये एक फ्रेज है गाइस। एंड इसके बाद यहाँ देख पा रहे हो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है हमेशा, मतलब मुझे आदत है फ्रूट्स खाने की। देन नेक्स्ट इज अवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ मतलब किसी चीज के बारे में अवेयरनेस होना, पता होना। जैसे आई एम अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, कि मुझे इस फैक्ट के बारे में अवेयरनेस है, मुझे पता है। नेक्स्ट है बीवेयर ऑफ, और बीवेयर ऑफ मतलब होता है किसी चीज के बारे में कॉशियस रहना, ओके, केयरफुल रहना। कॉशियस मतलब भी बोल सकते हैं केयरफुल होना। जैसे कि बी अवेयर ऑफ वाइल्ड डॉग्स लेस्ट यू शुड बी बीटन, कि हमेशा आपको वाइल्ड डॉग से कैसे होना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए, नहीं तो वो आपको काट सकते हैं, आपको बाइट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज ब्लाइंड इन, ब्लाइंड इन मतलब होता है, ब्लाइंड मतलब अंधा, एंड इन अगर जब आ जाए तो हमेशा याद रखना एक होता है देखो नेक्स्ट में हम देखेंगे ब्लाइंड टू, तो ये ब्लाइंड टू अलग होता है, ब्लाइंड इन अलग होता है। ब्लाइंड इन मतलब आंखों से जब अंधा होता है उसे हम कहते हैं ब्लाइंड इन। हिज सन इज ब्लाइंड इन द राइट आई, मतलब उनका जो सन है वो राइट आंख से अंधा है एंड नीड्स मेजर सर्जरी। लेकिन अगर बात करें ब्लाइंड टू, तो ब्लाइंड टू मतलब डिफेक्ट्स, मतलब कि जब किसी को खुद के डिफेक्ट्स नहीं दिखते, कमियां नजर नहीं आती, उसे हम कहते हैं ब्लाइंड टू। जैसे वी शुड नॉट बी ब्लाइंड टू द फॉल्ट ऑफ आवर चिल्ड्रन, जैसे होता है ना पेरेंट्स की अपने बच्चों की गलती नहीं मानते, हमेशा दूसरों के बच्चों को ब्लेम करते हैं, है ना, कि कोई भी प्रॉब्लम हुई तो नहीं पड़ोसी के बच्चों ने किया होगा, मेरे बच्चे तो बहुत इनोसेंट है। तो इस तरीके से इसे हम कहते हैं ब्लाइंड टू। जैसे ही इज ब्लाइंड टू, सॉरी, ब्लाइंड टू हिज ओन फॉल्ट्स, कि उसे खुद के फॉल्ट्स दिखते ही नहीं है। वो मतलब होता है ना, बोलते कि इसके आंखों पर तो पर्दा गिरा हुआ है, इसे खुद की गलती नजर ही नहीं आती, तो उसे हम कहते हैं ब्लाइंड टू। लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको बताया ब्लाइंड इन, उसका मतलब होता है सही में आंख से अंधा होना, एंड ब्लाइंड टू मतलब जब डिफेक्ट नजर नहीं आते उसे हम कहते हैं ब्लाइंड टू। नेक्स्ट इज बेयरिंग ऑन, अनबेयरिंग ऑन मतलब होता है रिलेशन टू। जैसे योर स्पीच हैज नो बेयरिंग ऑन द सब्जेक्ट वी आर डिस्कसिंग, मतलब जो तुम स्पीच दे रहे हो उसका कोई भी रिलेशन नहीं है जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं उस टॉपिक से। ओके, तो बेयरिंग ऑन मतलब होता है रिलेशन या कनेक्शन।
या कनेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 31, इट इज 32 एंड दिस इज 33। सो बिलीव इन मतलब फेथ, सभी को पता होगा, टू हैव फेथ, भरोसा होना। आई बिलीव हिम बिकॉज ही इज ऑनेस्ट, तो यहाँ पर देखेंगे बिलीव के साथ इन आएगा। देन नेक्स्ट इज कंपेंसेट फॉर, कंपेंसेट मतलब होता है टू गिव समथिंग टू मेकअप, मतलब कि रीपेमेंट करना। सपोज कोई लॉस हो गया हो, कोई डैमेज हो गया हो, उसके लिए जो रीपेमेंट किया जाता है, जो पैसा दिया जाता है, उसे हम कहते हैं कॉम्पेंसेशन, ये कॉम्पेंसेट। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे ही कॉम्पेंसेटेड मी फॉर द डैमेज टू माई स्कूटर। सपोज मेरा कहीं एक्सीडेंट हो गया किसी से, और तो सामने वाले ने मुझे कॉम्पेंसेशन दिया ताकि जो भी डैमेज हुआ है स्कूटर को वो मैं क्या कर दूं, मेकअप, या मतलब कि उसे जैसे का वैसा मैं ठीक कर दूं। तो जो डैमेज या कोई सफरिंग या कोई दिक्कत होती है, मतलब कोई डैमेज हो जाता है या फिर कोई लॉस हो जाता है, उसके लिए जो रीपेमेंट किया जाता है उसे हम कहते हैं कॉम्पेंसेशन। तो कॉम्पेंसेट के साथ हमेशा क्या आएगा, फॉर। नेक्स्ट इज क्योर ऑफ। क्योर ऑफ मतलब होता है किसी डिसीज का क्योर, मतलब किसी डिसीज का इलाज पूरा। ही इज क्योर्ड ऑफ हिज इलनेस आफ्टर लॉन्ग ट्रीटमेंट, तो यहाँ पर क्योर के साथ ऑफ। लेकिन क्योर फॉर मतलब होता है ट्रीटमेंट, जैसे कि देर इज नो क्योर फॉर इट्स येट, तो यहाँ पर देखेंगे क्योर फॉर आया है। देन नेक्स्ट इज कोप विथ, 33, दिस शुड बी 34, दिस शुड बी 35, कुछ टेक्निकल एरर हो गया गाइस। It should be 38, 39. So cope with मतलब होता है मैनेज वर्क, किसी वर्क को मैनेज करना, किसी चीज किसी काम से डील करना, उससे डील करना, ये होता है कोप विथ। माई एडवोकेट कांट कोप विथ हैवी कोर्ट वर्क, तो कोप के साथ हमेशा क्या आएगा, विथ। कि वो जो हैवी बहुत ज्यादा, उसे मेरा जो एडवोकेट है उसके पास बहुत सारा काम होता है और उससे वो उसे मैनेज नहीं कर पाता है, उससे डील नहीं कर पाता है, वो बहुत ज्यादा काम होता है इस वजह से। देन नेक्स्ट इज कॉम्प्लाई विथ। कॉम्प्लाई विथ मतलब अगेन एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ, के अनुसार काम करना। जैसे यू मस्ट कॉम्प्लाई विद द रूल्स लेट डाउन बाय द कमिटी, की कमिटी ने जो भी रूल्स बना है उसके अकॉर्डिंग आपको मतलब उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा या करना चाहिए। देन नेक्स्ट इज कंप्लेन अगेंस्ट। अगर किसी पर्सन के खिलाफ कंप्लेन करते हो उसे कहा जाता है कंप्लेन अगेंस्ट। ही कंप्लेन टू द प्रिंसिपल अगेंस्ट मी, मेरे खिलाफ किया है मतलब कि मैं पर्सन हूँ इसलिए कंप्लेन अगेंस्ट। लेकिन जब बात करेंगे किसी चीज से रिलेटेड, किसी नॉन लिविंग थिंग की कंप्लेन करते हो, तब होता है कंप्लेन ऑफ। द टीचर कंप्लेन ऑफ हिज रूड बिहेवियर, तो कंप्लेन के साथ हमेशा क्या आएगा, ऑफ। This is 40 and this is 41. Okay, then complain against 41, this is 42 and this is 43. गाइस कुछ टेक्निकल एरर की वजह से नंबरिंग्स में दिक्कत हो गई है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इज एंटर इनटू। एंटर इनटू मतलब होता है कि किसी के साथ आप किसी एग्रीमेंट या अलायंस में एंटर करते हो, उसे हम कहते हैं एंटर इनटू। इंडिया एंड अमेरिका एंटर्ड इनटू वेरियस एग्रीमेंट्स, की बहुत सारे एग्रीमेंट्स इंडिया एंड अमेरिका ने साइन किए हैं, तो उसे हम कहते हैं एंटर इनटू। नेक्स्ट होता है एंटर ऑन या एंटर अपॉन, जिसका मतलब होता है अंडरटेक करना, मतलब कि किसी चीज की शुरुआत करना। माई ब्रदर हैज डिसाइडेड टू एंटर अपॉन एक्सपेंशन प्रोग्राम ऑफ हिज बिजनेस, की बिजनेस को एक्सपांड करने की वो सोच रहा है, डिसाइड किया है उसने। नेक्स्ट इज एंडोव्ड विथ, दिस इज 44, दिस इज 45। एंडोव्ड विथ मतलब होता है गिफ्टेड विथ, जैसे हिज वाइफ इज एंडोव्ड विथ बोथ चार्म्स एंड टैलेंट्स, मतलब उसके वाइफ के पास चार्म्स भी है, ब्यूटी भी है एंड टैलेंट्स भी है। नेक्स्ट इज इंक्वायर फॉर या इंक्वायर अबाउट, मतलब किसी चीज के बारे में पूछते हो तब हम इसे कहते हैं इंक्वायर फॉर या इंक्वायर अबाउट। जैसे माई मदर हैज जस्ट गॉन टू इंक्वायर फॉर द सप्लाई ऑफ रेशंस। रेशंस मतलब जो दाल चावल हमें जो मिलता है ना, रेशंस, राशन कहते हैं जिसे हम, वो। तो यहाँ पर देखेंगे रेशंस, रेशंस क्या है, एक चीज है, नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए यहाँ इंक्वायर फॉर या इंक्वायर अबाउट का भी यूज किया जा सकता है। देन नेक्स्ट इज इंक्वायर आफ्टर। इंक्वायर आफ्टर का मतलब होता है
कि किसी के वेलफेयर या आस्क आफ्टर, मतलब वेलफेयर मतलब हेल्थ या फिर सब ठीक चल रहा है, इस तरीके से हम किसी को पूछते हैं कि वो इंसान कैसा है, बाकी सब ठीक है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, उसे हम कहते हैं इंक्वायर आफ्टर। आई इंक्वायर्ड आफ्टर हिज फादर्स हेल्थ, कि मैंने उसके फादर हेल्थ के बारे में इंक्वायरी की। देन नेक्स्ट इज इंक्वायर ऑफ। इंक्वायर ऑफ मतलब होता है किसी पर्सन से कोई चीज पूछते हैं, हम पूछताछ करते हैं, उसे हम कहते हैं इंक्वायर ऑफ। आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम द नेम ऑफ हिज फादर, कि मैंने उससे उसके फादर का नाम पूछा। नेक्स्ट इज इंक्वायर इनटू। एंड इंक्वायर इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। द पुलिस आर इंक्वायरिंग इनटू द केस, कि वो केस में इंक्वायरी कर रहे हैं। देन नेक्स्ट इज ओवरवेल्म विथ। ओवरवेल्म विथ मतलब क्या होता है, फीलिंग्स। जैसे यहाँ देखिए, हिज मदर वॉज ओवरवेल्म्ड विथ लव फॉर हिज सन, मतलब बहुत ज्यादा किसी चीज को फील करना हम कह सकते हैं, वो होता है ओवरवेल्म। ओके, जैसे मैंने कहा ही वॉज ओवरवेल्म्ड विथ हैप्पीनेस, कि बहुत ज्यादा मतलब उसको हैप्पीनेस फील हो रही थी, या इमोशनल हो जाना या फीलिंग से भर जाना अंदर बहुत ज्यादा, उसे हम कहते हैं ओवरवेल्म। देन नेक्स्ट इज ओवरवेल्म बाय। तो ओवरवेल्म का मीनिंग होता, ओवरवेल्म बाय का मतलब होता है डिफीटेड बाय। डिफीट मतलब किसी से हार जाना। किसी से हार जाना, जैसे द एनिमी वॉज ओवरवेल्म्ड बाय आर आर्मी। नेक्स्ट इज प्रोन टू। एंड प्रोन टू मतलब इंक्लाइन टू, मतलब कि बोल सकते हैं कि प्रोन टू का मीनिंग होता है कि लाइकली टू हैपन। इसका और एक मीनिंग होता है, वो होता है लाइकली टू हैपन, मतलब कोई चीज जो हो सकती है। जैसे थिकली पॉपुलेटेड एरियाज आर प्रोन टू राइट्स एंड डिसीजेस, मतलब वहां पर कभी भी राइट्स मतलब कि दंगा एंड डिसीजेस वगैरह फैल सकती है। ओके, इस तरीके से। जैसे मैंने कहा, और एक एग्जाम्पल देखते हैं, दिस एरिया इज प्रोन टू फ्लड्स, कि इस एरिया में कभी भी फ्लड्स आ सकते हैं, कभी भी बाढ़ आ सकती है, तो इसका मतलब होता है लाइकली टू हैपन। देन नेक्स्ट इज पेरिश विथ। एंड पेरिश विथ मतलब होता है सफर फ्रॉम। दे आर पेरिशिंग विथ स्टारवेशन, ये फुल स्टॉप है, तो यहाँ पर देखेंगे पेरिश के साथ हमेशा क्या आएगा, विथ आएगा। देन नेक्स्ट इज रेस्पाइट फ्रॉम। रेस्पाइट फ्रॉम मतलब होता है रिलीफ फ्रॉम, किसी चीज से रिलीफ मिलना। जैसे पीपल हैव फेल्ट नो रेस्पाइट फ्रॉम दी कोल्ड वेव, मतलब अभी भी कोल्ड वेव चल रही है, अभी भी लोगों को ये जो कोल्ड वेव है उससे छुटकारा नहीं मिला है, रिलीफ नहीं मिला है। नेक्स्ट इज रिपेंट ऑफ। अब यहाँ पर बोलेंगे रिपेंट ऑफ, तो रिपेंट का मीनिंग क्या होता है, फील और एक्सप्रेस रिग्रेट। रिग्रेट फील होना, पछतावा फील करना, इसे हम कहते हैं रिपेंट ऑफ। हमने कोई ऐसी हरकत कर दी है जिससे हमें रिग्रेट फील हो रहा है, पछतावा हो रहा है, इसे हम कहते हैं रिपेंट ऑफ। तो जैसे ही रिपेंटेड ऑफ द मिसडीड्स ऑफ हिज यूथ, कि जो भी उसने यूथ में जो भी मिसडीड्स, जो भी गलत चीजें की थी, उसका उसे क्या हुआ, पछतावा हुआ, रिग्रेट किया। देन रिकंसाइल विथ। रिकंसाइल विथ मतलब होता है, रिकंसाइल के मीनिंग की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है फ्रेंडली रिलेशन या सेटल हो जाना। सेटल मतलब कि जैसे कोई झगड़ा चल रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट, उसे सेटल करना या किसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, उसे हम कहते हैं रिकंसाइल विथ। तो किसी पर्सन से रिकंसाइल कर रहे हो, मतलब कि जैसे अगर आपका कोई फ्रेंड है, उससे आपका कोई झगड़ा या कुछ चल रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग, तो उसे आप क्या कहेंगे, रिकंसाइल विथ, मतलब उसे रिसॉल्व करना। जैसे ही हैज नॉट येट बीन रिकंसाइल विथ हिज वाइफ, कि उसके वाइफ से उसका झगड़ा चल रहा था और अभी भी वो रिकंसाइल्ड विथ नहीं हुआ है, मतलब अभी भी उनका जो इशू था वो रिजॉल्व नहीं हुआ है, सेटल नहीं हुआ है। नेक्स्ट इज रेकॉन। रेकॉन या तो रेकॉन ऑन होता है या तो रेकॉन अपॉन होता है, मतलब होता है किसी चीज पर डिपेंड होना। यू कैन सेफली रेकॉन अपॉन द बुक्स फॉर एडवाइस, कि आप सेफली
इन बुक्स पर डिपेंड कर सकते हो, क्योंकि ये जो बुक्स है वो बहुत अच्छी है, काफी इसमें अच्छी चीजें दी हुई है। देन स्टार्ट ऑन मतलब होता है जर्नी, जैसे ही स्टार्टेड ऑन जर्नी फॉर मुंबई थ्रू दो ही डिड नॉट हैव इनफ मनी, कि उसके पास इनफ मनी नहीं है फिर भी उसने अपनी जर्नी शुरू कर दी है, तो स्टार्टेड ऑन मतलब स्टार्ट कर देना। स्ट्राइव फॉर मतलब होता है ट्राई फॉर, किसी चीज के लिए ट्राई करना। इट इज फ्यूटाइल टू स्ट्राइव फॉर परमानेंट जॉय इन लाइफ, है ना, कि अगर जिंदगी में हमेशा कोशिश करोगे कि परमानेंट आपको जॉय मिले, खुशी मिले, तो ये क्या होता है, फ्यूटाइल होता है। फ्यूटाइल मतलब होता है फ्रूटलेस, कि लाइफ जो है कैसी होती है, कभी खुशी कभी गम वाली, है ना, तो कभी जॉय होगा, कभी सैडनेस होगी, कभी हैप्पीनेस, तो इस तरीके से। तो स्ट्राइव फॉर मतलब होता है ट्राई करना, और हमेशा स्ट्राइव के साथ फॉर आएगा। देन नेक्स्ट इज स्ट्राइव विथ। स्ट्राइव विथ मतलब होता है compete विथ, किसी से compete करना, किसी से कंपटीशन में मतलब कंपटीशन compete करना, समझ गए होंगे आप। डोंट स्ट्राइव विद द रिच एंड द पावरफुल, कि रिच और पावरफुल लोगों से compete करने की, उनसे कंपटीशन करने की कोशिश मत कीजिए। तो यहाँ पर स्ट्राइव के साथ हमेशा आएगा विथ। देन नेक्स्ट इज सीक आफ्टर। सीक आफ्टर मतलब कोई चीज अगर बहुत डिमांड में होती है उसे हम कहते हैं सीक आफ्टर। ही इज मच सॉट आफ्टर एक्टर दिस डेज, की मतलब वो बहुत ज्यादा डिमांड में है जो एक्टर है। देन वार्ड ऑफ। वार्ड ऑफ मतलब कीप एट अ डिस्टेंस, मतलब किसी से डिस्टेंस बनाए रखना, दूरी बनाए रखना। हिंदूज बिलीव इन मेनी रिचुअल्स टू वार्ड द एविल्स ऑफ, कि एविल्स को हमेशा कैसे रखेंगे, दूर रखना है। नेक्स्ट येर्न फॉर। और येर्न फॉर मतलब होता है किसी चीज के लिए एक्यूट डिजायर, ये इंपॉर्टेंट भी है, कि कई बार देखा गया है एक्यूट डिजायर या लॉन्ग फॉर। लॉन्ग या लॉन्गिंग, लॉन्ग नहीं कह सकते, इसे कह सकते हैं लॉन्गिंग। सपोज कि आप आपके घर से दूर रहते हो, आपके पेरेंट्स कोई और सिटी में और आप किसी, तो बहुत दिन से आपको पेरेंट्स से मिलने का, पेरेंट्स को देखने का डिजायर हो रहा था, तो उसे कहते हैं लॉन्गिंग फॉर या यर्न फॉर। शीतल यर्न फॉर द रिटर्न टू हर ओन होम, कि वो बहुत ज्यादा यर्न, बहुत ज्यादा उसमें एक्यूट डिजायर था कि मैं अपने घर लौट जाऊं। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग।